हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th के लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ग्रामर पोर्शन करा रहा हूं, जिसका वीडियो मैंने कुछ जो अपलोड किया है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हिंदी का एक स्पेशल हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट होगा जहां पे आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो कि एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, राष्ट्र यानी थोड़ा सा विस्तृत होता है और राज थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे राज्य, यदि 2-3 राज्यों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं, लेकिन वही जब स्टूडेंट विस्तृत रूप ले लेता है तो राष्ट्रभाषा कहलाता है। पहले आप समझेंगे बोली। बोली क्या है? एक क्षेत्रीय भाषा है। बोली का विस्तृत बोली जो अब विस्तृत होता है थोड़ा सा, तो वो राजभाषा के रूप में भाषा बन जाता है। और वही जो भाषा जब कई बड़े राज्यों में प्रयोग किए जाने लगते हैं, 2 से 2 है तो 2 से अधिक राज्यों में इसका प्रयोग किया जाने लगता है, उसे राजभाषा कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट वो जब पूरा देश में बोले जाने लगता है, मतलब जैसे हिंदी है हमारे भारत की एक राष्ट्रभाषा है, तो देश के संपूर्ण राज्यों में इसकी मान्यता है और संविधान में भी इस विषय का उल्लेख है। और स्टूडेंट, संविधान की जो भी मान लीजिए नियम है या कि मान लीजिए कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम है या कोई भी इतिहास लिखा जाता है, वो राष्ट्रभाषा के आधार पर लिखा जाता है। तो ये हो गया राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मतलब राजभाषा का थोड़ा सा क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। तो अंतर 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए, संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रचलित होता है। ठीक है ना। सरकारी कामकाज में कहने का मतलब, जैसे आप किसी राज्य में किसी भी कामकाज के लिए काम कर रहे हैं उसे राजभाषा कहते हैं। थोड़ा सा विस्तृत नहीं होता, जबकि राष्ट्रभाषा थोड़ा सा विस्तृत होता है। राष्ट्रभाषा की प्रशासनिक उपयोग भी राजभाषा से अधिक होता है और राजभाषा किसी एक या एक से अधिक राज्य तक ही सीमित रहती है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र में हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राजभाषा 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए एक राज्य है, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, इनके बीच जो भाषा का प्रयोग करेंगे हम उसे राजभाषा कहेंगे। लेकिन वही जब भाषा थोड़ा सा और विस्तृत रूप ले लेता है और पूरे राष्ट्र में बोले जाने लगता है स्टूडेंट, उसे पूरे राष्ट्र में प्रयोग किया जाता है। सभी राज्यों के लिए, है ना, अनिवार्य होता है। संवैधानिक कार्यक्रम उसी भाषा से प्रयोग किए जाते हैं, तो स्टूडेंट वो कहलाता है राष्ट्रभाषा। तो ये हो गया राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। देखिए, जितने नंबर के पूछे जाते हैं उस प्रकार मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं करा रहा हूँ, आपके एनुअल एग्जाम के हिसाब से करा रहा हूँ। आगे देखिए, भाषा और बोली में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा और बोली में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैं आपको पहले सिस्टम से बता रहा हूँ। जैसे आप एक मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश में बोलियाँ बोली जाती है, जैसे बघेलखंडी है ना, बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, मालवी। इन बोलियों को बोला जाता है और ये छोटे से क्षेत्र में प्रचलित होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से 3 जिले में आपका बघेलखंड, बघेली बोला जाता है। इसी प्रकार से निमाड़ी बोला जाता है, मालवी। तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी। तो ये छोटे छोटे क्षेत्रों में इनको, है ना, बोला जाता है और एक छोटे से क्षेत्र में सीमित जो आपका माध्यम है। अब बोली है क्या, भाषा है क्या? हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं, आप हमें समझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम इंटरफेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। मतलब हमारे द्वारा कुछ ना कुछ निकली और आपने सुना, उसे समझा। मतलब एक दूसरे के आदान प्रदान, विनिमय को स्थापित करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा या बोली कहते हैं। अब बोली का ही रूप भाषा होता है। तो बोली क्या होता है? एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, बहुत ही छोटे से क्षेत्र, अल्प क्षेत्र, 3 से 4 जिले, 5 जिले या मान लीजिए 10 जिले, ऐसे क्षेत्र में बोले वो बोली है। लेकिन वही बोली जब एक विस्तृत रूप ले लेता है तो वो बन जाता है भाषा। ठीक है। अब भाषा में क्या होता है? साहित्यिक रचनाएं होती है, जबकि बोली में बहुत ही कम होता है, नॉर्मल बहुत ही कम रचनाएं पाई जाएंगी। ठीक है। अब जैसे भाषा आपका हिंदी है, हिंदी में भी कई बोलियां हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप बघेलखंड, निमाड़ी, बघेली, है ना, बुंदेली, ये सब क्या हिंदी के अंतर्गत आती है। तो भाषाओं में कई बोलियां आ जाती हैं। तो बोली का जो स्तर है बहुत ही छोटा होता है, अल्प क्षेत्र होता है। ठीक है। लेकिन जो भाषा होता है, शुद्ध खड़ी हिंदी, मान लीजिए वो भाषा है खड़ी हिंदी, तो मान लीजिए उसका क्षेत्र विस्तृत होगा और संपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हिंदी में पाई जाएगी। तो पहला है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सिंपल है, मैंने बता ही दिया। भाषा में साहित्यिक रचनाएं अधिक होती है जबकि बोली में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम समझिए। भाषा की कई बोलियां होती हैं, मतलब एक भाषा है उसकी कई बोलियां होती हैं, जबकि बोलियों की प्रकार भाषा है ही नहीं। ठीक। भाषा का प्रयोग राजकार्य में भी किया जाता है जबकि बोली का प्रयोग नहीं किया जाता। बोली एक सिंपल है, आप एक दूसरे कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं। अब राजभाषा में भाई आप पूरे राज्य में थोड़ी ना बोली जाती है, नहीं बोली जाती।
ठीक है, तो उसे दूसरा व्यक्ति कैसे समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए जबलपुर में कोई व्यक्ति मान लीजिए बघेलखंड का है, बघेली बोल रहा है, मान लीजिए बुंदेलखंड है, बुंदेली बोल रहा है, लेकिन जैसे मालवा क्षेत्र में कोई उस भाषा को नहीं समझ पाएगा तो फिर राजभाषा कैसे प्रयोग हो। इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि वो जो है सभी लोग उसको समझ सकें और वो सभी का कम्युनिकेशन सिस्टम, आदान प्रदान का माध्यम बन सके। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके भाषा और बोली में अंतर। आगे देखिए, बोली किसे कहते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं उन्हें बोली कहते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब हिंदी भाषा के अंतर्गत जैसे छोटे छोटे मान लीजिए माध्यम अलग अलग रूप से लोगों का विचार विनिमय जो है अलग अलग रूप से होने लगता है, तो वो कहलाता है बोली कहलाता है। छोटा सा है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। अच्छा, बोली की विशेषताएं क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बोली की विशेषताएं। तो बोली एक सीमित क्षेत्र पर होता है, ये तो पहले से पता है स्टूडेंट, बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। बोली में साहित्य का अभाव होता है, साहित्य नहीं रहता भाषा में, जबकि होता है। यह स्थानीय और घरेलू होती है, यह साहित्यिक नहीं होती, इसकी शब्दावली सीमित होती है, बोली को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती। विशेषताएं बहुत ही सिंपल है, इसे आप अपने मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इसे आप यदि सोचें समझें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में जो बोला जाता है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ये तो शुद्ध भाषा में आपको हिंदी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी को हम अपने भाषा में बोले, है ना, जो कि हम अपने घर में बात करते हैं, वो अपना कहलाता है बोली। तो बोली का क्षेत्र जो सीमित होता है, मैंने कहा ना 3 से 4 जिलों के बीच में होता है। ठीक है, बोली में साहित्य का अभाव होता है, क्योंकि साहित्य की रचना कर दी जाएगी तो फिर अदर स्टेट या अदर मान लीजिए जगह के व्यक्ति उसको नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए साहित्य का अभाव होता है। स्थानीय और घरेलू, मतलब हम अपने घर के आसपास लोगों से आचार विचार विनिमय व्यक्त करने के लिए हम बोली का प्रयोग करते हैं। यह साहित्यिक नहीं होता, सिंपल है, साहित्य की रचना नहीं करती इससे। इसकी शब्दावली सीमित होती है, मतलब बहुत ही कम शब्द होते हैं। ठीक है, नॉर्मल अपने आचार विचार व्यक्त के लिए केवल शब्द का प्रयोग करते हैं। बोली को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती है, मतलब राज्य में इसे मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया है। विभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 विभाषाओं के नाम लिखिए। देखिए इसका परिभाषा विभाषा का, बोली का कुछ अधिक विकसित वह रूप जिसमें साहित्य आदि की रचना की जाने लगती है उसे विभाषा कहते हैं। जैसे ब्रज और अवधि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ब्रज और अवधि। तो विभाषा थोड़ा सा बोली का जब सक्सेस रूप हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए 3 जिलों पर बघेली बोली जाती है, निमाड़ी बोली जाती है, मान लीजिए मालवी बोली जाती है, लेकिन उसी का क्षेत्र यदि बड़ा हो जाए, वही मान लीजिए 20 से 25 जिलों के बीच में बोले जाने लगे, या कि मान लीजिए कोई एक पूरा स्टेट ही कवर करने लग जाए, जैसे ब्रज और अवधि, ये स्टूडेंट ये ज़्यादा क्षेत्र में बोले जाते हैं। ब्रज भाषा में बहुत सारे आप लोगों को है ना रचनाएं मिलेंगी हिंदी में, ब्रज भाषा, अवधि भाषा, लेकिन कभी आप नहीं पाओगे बुंदेलखंड, मालवी, निमाड़ी, इसमें बहुत ही कम रेयर कंडीशन मिलेगा। लेकिन जब वही बोली एक थोड़ा सा बड़ा रूप ग्रहण कर ले, है ना, तो वो बन जाता है विभाषा। क्या, विभाषा, जैसे ब्रज और अवधि। अगला क्वेश्चन किस है, मातृभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। मातृभाषा और विशेषताएं देखिए, मातृ मतलब जन्म से, वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है। ठीक है, जिसे घर परिवार में जो बोली बोली जाती है, जैसे जिसे घर परिवार में जो बोली बोली जाती है या भाषा बोली जाती है उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, है ना, निमाड़ी, ठीक है, और बहुत सारे भाषाएं स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि संविधान में लगभग 22 भाषाओं का मान्यता मिला हुआ है। बहुत सारे भाषा है, 22 नहीं, लगभग 10 से ऊपर ही हैं, जितने भी हो स्टूडेंट, 12 लगभग जितना भी होंगे, लेकिन संविधान में लगभग 10 से ऊपर ही भाषाओं को मान्यता मिला है। तो मातृभाषा मतलब आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जो हमारा जन्म से लेकर के हमारा कहानी स्टार्ट होता है, जिसके माध्यम से किसी चीज़ को हम समझ पाते हैं, वो मातृभाषा कहलाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, वो सबसे पहले कहाँ सीखता है, माँ के आवाज़ को सुन करके, है ना, अपने चारों ओर के जो भी वातावरण, चारों ओर के जो लोग हैं उनसे जैसे बातें करते हैं, उसके आधार पर वो सीखता है और सुनता है। ठीक है, तो वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से माता के मुख से सुनाई पड़ती है और घर परिवार में सुनकर के सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती एग्जाम्पल के तौर पर हैं। विशेषताएं क्या हैं, मातृभाषा की संविधान में स्थान प्राप्त है, प्रायः सभी भाषाओं में साहित्य की रचनाएं की गई है। भारत में प्रमुख 15 मातृभाषाएं, देखिए प्रमुख 15 हैं, ठीक है, लेकिन मैंने 10 से ऊपर कहा और संविधान में मान्यता भी मिला है। हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी मातृभाषाएं।
तो ये कुछ प्रमुख मातृभाषाएं हैं। तो आज के लगभग कितने क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट, तो लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं हिंदी के। और ग्रामर पोर्शन मैं आपको कराता रहूँगा और साथ में लेटर एप्लीकेशन जो भी हिंदी से है और कैसे ऐसे लिखना है, लेखक परिचय कवि परिचय कैसे करना है, तो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा कंप्लीटली। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेहनत लगता है शेयर कर दिया करें और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर बेहतरीन ढंग से आप लिख लिया करें ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो सके। आशा और उम्मीद है स्टूडेंट की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।